जी नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? अगर आपके पास कोई से दो पॉइंट्स हों जैसे ए और बी और आपने उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप उनके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 y1 और x2 y2 तो गिवन होंगे आपको, तो उनकी वैल्यू सिर्फ आपने यहाँ पे पुट करनी है, उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर लेना है, उनको प्लस करना है और फिर स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो पॉइंट्स दिए हैं आपको -2 3 एंड 1 7, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब आपने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 माइनस x1 की जगह आ जाएगा 1 और -2 है, तो इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कि बाद में क्या हो जाएगा +2, क्योंकि एक माइनस ये फॉर्मूले का आएगा और एक ये 2 का आएगा, प्लस इस तरह से y2 माइनस y1 है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो d यानी डिस्टेंस आपके पास आ गया 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि स्लोप्स के जरिए हमने फाइंड किया था कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है, और यहाँ पे हम इसको देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पेपर में अगर मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने किस मेथड से करना है, तो आप स्लोप या डिस्टेंस फार्मूला दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन किया गया है कि आपने स्लोप वाला मेथड यूज़ करना है या आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आंसर तो दोनों से सेम आता है, लेकिन मेथड के नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है जी। अब डिस्टेंस फार्मूला से हमने कैसे फाइंड करना है? डिस्टेंस फार्मूला से हमें पता होना चाहिए कि जो राइट ट्रायंगल होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक राइट ट्रायंगल होगी, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और एक वर्टेक्स को हम ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम बी का नाम दे देंगे और थर्ड को हम सी कह देते हैं। तो अब एक डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ए और बी के दरमियान, दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है बी और सी के दरमियान, और तीसरा आएगा ए और सी के दरमियान। ठीक है जी, तो ए बी, बी सी और ए सी तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है हमने। तो ए बी पे जब हम लगाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, इसको x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेंगे। -3 माइनस 6 होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 यहाँ पे आ जाएगा -3 और -3 माइनस 6 आ जाएगा -9। जब आप इनको ओपन करेंगे तो ये आ गया √90। अब इसी तरह से आपने ए बी तो फाइंड कर लिया, अब आप ए सी फाइंड करेंगे। ए सी के लिए आपने पॉइंट ए यूज़ करना है और पॉइंट सी यूज़ करना है। तो x2 माइनस x1 के लिए हम करेंगे 7 माइनस 4 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के लिए करेंगे 5 माइनस 6 होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ये 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट 10 आ गया। तीसरी साइड बची हमारे पास बी सी, और अब हमने बी का पॉइंट यूज़ करना है और सी पॉइंट यूज़ करना है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 के लिए हम करेंगे 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के लिए करेंगे 5 और ये -3 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कि बाद में +3 हो जाएगा। 5 + 3 8 का स्क्वायर ले लें, 6 का स्क्वायर ले लें, उनको ऐड करें तो ये स्क्वायर रूट 100 आ जाता है आपके पास। अब डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है कि हाइपोटेनस का आपने स्क्वायर लेना है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने नाम दिए ना, ये फर्जी नाम है। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसमें से बी राइट एंगल पे आ रहा है या ए आ रहा है या सी आ रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है उसकी जगह ए बी रखना है, बी सी रखना है या ए सी रखना है? आप देखें कि इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमें लग रहा है कि ये 100 होना चाहिए, क्योंकि 100 की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ये वैल्यू थी बी सी की। तो यहाँ आप रखते हैं बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस और हाइट आप किसी को भी रख सकते हैं बाकी दोनों में से, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू पुट कर दें, जो कि क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 100, उसका स्क्वायर ले लें इक्वल टू बाकी दोनों वैल्यू से पुट कर दें 90 और 10। अब जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों साइड पे देखें आंसर आ गया सेम।
तो इससे पता चलता है कि ए बी सी जो है वो वर्टिसेस हैं एक राइट ट्रायंगल के। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए दोनों साइड्स का आंसर सेम ना आता तो फिर ये राइट ट्रायंगल नहीं होनी थी। उसके बाद बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला की। मिड पॉइंट फार्मूला के अंदर भी 2 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट ए है और आपने पॉइंट बी तक ट्रैवल किया, तो अब दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये तो आपने फाइंड कर लिया डिस्टेंस फार्मूला के जरिए। अब आपने देखना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में आता है, तो उसे हम नाम देते हैं मिड पॉइंट का। वो आप कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है जी। x1 y1 और x2 y2 गिवन होंगे, वो आपने यहाँ पुट करने हैं तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखें x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, तो आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, x1 x2 की जगह आ जाएगा 3 + 7, तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरह से y1 + y2 की जगह आ जाएगा -4 + 2/2। सिंप्लीफाई करें, कटिंग होने के बाद ये आंसर आ जाता है 5, -1, यानी ये इनका मिड पॉइंट होगा। उसके बाद बात करते हैं सर्कल्स की। सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल एक ऐसी फिगर या ऐसी डायग्राम होती है जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है और उस सेंट्रल पॉइंट से सारी डायरेक्शंस में सेम डिस्टेंस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, उसको सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x0 y0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको अगर हम बाहर किसी एक पॉइंट से मिला दें सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं कि r, यानी वो रेडियस है। ये वैसे भी एक जनरल नॉलेज में आपको पता होगा पहले भी कि सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक किसी भी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस ले लें तो हमेशा रेडियस कहलाता है। और जिस पॉइंट पे इस सर्कमफेरेंस को टच कर रही है लाइन, उसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब आपने अगर ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी आपने सेंटर से लेकर P तक, इस पॉइंट को अगर P का नाम दें, एक्स वाई तक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? जाहिर सी बात है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। x2 - x1, तो ये आ जाएगा x - x0 होल स्क्वायर प्लस y - y0 होल स्क्वायर, और ऊपर होल अंडर रूट इक्वल टू, ये वैसे होता है d के डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो r है, तो हम d की बजाय यहाँ पे r लिखते हैं। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा r का स्क्वायर, और इधर जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पूछी जाए तो वो आप ये लिखेंगे। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटर्ड एट -5 3, यानी आपको रेडियस दे दिया उन्होंने, r दे दिया, और सेंटर यानी x0/0 की वैल्यू दे दी है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, r भी पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन है आपके पास x - x0, तो x एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, x0 की वैल्यू हमें दी हुई है -5, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बाहर एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर, प्लस अब हमने y - y0 की वैल्यू पुट करनी है, तो y तो एज इट इज, और y0 हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर तो हो गया 16, और इधर आप क्या करें, दोनों पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें, a² + b² + 2ab, a स्क्वायर यानी x², b² यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab 2 × 5 × x, तो वो आ जाता है 10x। इसी तरह से इस पर भी आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें, और जो 16 दूसरी साइड पे प्लस हो रहा था उसे इधर ला के माइनस कर दें, दूसरी साइड पे 0 रह जाएगा। अब x² y² वाली टर्म्स आपने स्टार्ट में लिख ली, फिर x वाली लिख ली, फिर y वाली लिख ली, और कांस्टेंट क्योंकि 2 थे तो उनको आपस में आप 3 थे सॉरी, उनको आप सिंप्लीफाई करके एक कांस्टेंट बना दें, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई आपके पास। एक और एग्जांपल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दैट पासेस थ्रू 4 2। अब सेंटर आपको दे दिया उन्होंने 1 - 2 यानी x0 y0, इसी तरह से आपको एक पॉइंट दे दिया है xy जो कि है 4 2। अब आप को जब इक्वेशन आपने फाइंड करनी होती है, अभी पिछले एग्जांपल में हमने जैसे देखा, हमें रेडियस चाहिए होता है और x0 y0 चाहिए होता है, तो x0 y0 तो गिवन है लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ, तो रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया ना रेडियस का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें पहले वैल्यूज पुट करेंगे, r की वैल्यू आएगी, फिर r की वैल्यू को और x0 y0 की वैल्यू को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे।
ठीक है जी। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं इनके ऊपर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस टू होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रेडियस की वैल्यू देता है 5। अब x नॉट y नॉट तो हमारे पास हमें पहले से दिया हुआ था 1 माइनस 2 और रेडियस हमने फाइंड किया जो कि है 5। पिछली एग्जाम्पल की तरह आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। x की जगह x ही लिखेंगे, x नॉट की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 और y नॉट की जगह क्योंकि -2 था तो वो आपने ब्रैकेट में लिखने के बाद उसका साइन चेंज कर दिया। दोनों पे आपने स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज ओपन किए, सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। x स्क्वायर y स्क्वायर स्टार्ट में लिख लिया, फिर x की वैल्यू फिर y की वैल्यू और कॉन्स्टेंट क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो उनको आपने ऐड कर लिया आपस में, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब नीचे कुछ और एग्जांपल्स हैं। अगर आपको इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हो और आपसे कहा जाए कि आप उसका सेंटर भी बताएं और उसका रेडियस भी बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो x के साथ दूसरी वैल्यू होती है वो x नॉट की होती है और y के साथ जो दूसरी वैल्यू होती है वो y नॉट की होती है। लेकिन साइन जो है ना वो चेंज होता है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास उसमें यहाँ आ रहा होता है माइनस, तो इस माइनस को छोड़ के बाकी जो बचता है वो सेंटर की वैल्यू होती है, यानी उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे -2 है ना और यहाँ पे -5 है तो उनके साइन चेंज करके हम सेंटर लिखते हैं 2 5 क्योंकि हमें इक्वेशन के अंदर यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होता है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और इस साइड पे क्योंकि r का स्क्वायर आ रहा होता है तो r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आपने फाइंड करना है रेडियस, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट। r का जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 3, तो रेडियस हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें +7 और +1 है लेकिन हमने साइन चेंज करके लिखना होता है तो सेंटर -7 -1 आएगा और 16 का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो वो 4 आता है। जैसे हमने 9 का लिया तो वो 3 आया था। अब यहाँ पे आपको होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ, x स्क्वायर और y स्क्वायर दिया हुआ, यानी x के साथ यहाँ x नॉट की वैल्यू जो दी होती है वो इसमें नहीं दी हुई तो इसका मतलब है x नॉट 0 होगा और y के साथ भी जो y नॉट की वैल्यू होती है वो यहाँ पे नहीं दी हुई तो y नॉट भी 0 होगा। तो x नॉट y नॉट आ गया 0 0 और 25 का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो वो 5 आता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें ये -4 है, उसका साइन चेंज करके +4 हो जाएगा और y के साथ चूंकि हमें y नॉट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो उसको आप 0 पुट कर दें और 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। नीचे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ रही हो जिसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो इस सर्कल को हम कहते हैं कि ये ओरिजिन पे है क्योंकि x नॉट भी 0 है यहाँ पे और y नॉट भी 0 है। जो हमें यहाँ पे x y के साथ वैल्यू दी होती थी x नॉट y नॉट की वो क्योंकि यहाँ पे नहीं दी हुई तो इसलिए ये सेंटर जो है इसका वो ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन यानी 0 0 पे होगा और इसका रेडियस यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि 1 है। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और उसका रेडियस 1 हो इस सर्कल को हम नाम देते हैं यूनिट सर्कल का। एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसे भी देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ऊपर जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्लोज फॉर्म देखी थी, यानी स्क्वायर जो है वो ओपन नहीं हुआ हुआ था, होल स्क्वायर की फॉर्म में थी। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करके उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। इस तरह से ये तब है जब x और y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है यानी 1 है और अगर कोई कोएफिशिएंट हो तो उसको हम यूँ लिखते हैं x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा, y स्क्वायर का भी होगा, x का भी होगा, y का भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको दे दी उन्होंने सर्कल की, ओपन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, ये ओपन फॉर्म में है तो आपने इसका बताना है सेंटर और रेडियस। हमने ऊपर जो भी एग्जांपल्स किए हैं ना उनमें हमने सेंटर और रेडियस बताए हैं, ये वाली जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोज फॉर्म में इक्वेशन हो और एक साइड पे कांस्टेंट अलग हो तो हम इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि सेंटर कौन सा है और रेडियस कौन सा है, जैसे हमने यहाँ पे बताया। तो पहले तो हमें ये जो इक्वेशन हमें ओपन फॉर्म में दिया ना इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, यानी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करें, यहाँ से x वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें, x स्क्वायर माइनस 8x ये आपने अलग कर ली, y स्क्वायर प्लस 2y ये अलग कर लें और जो कांस्टेंट नंबर है वो अलग कर लें। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह ये वाला x आ जाएगा और 8 क्योंकि हमारे पास आना चाहिए तो हमें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ताकि ये 4 2 8x आए, ठीक है। तो यानी b की वैल्यू आ गई 4। तो अब
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो b 4 है तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये वैल्यू क्योंकि हमें ऊपर नहीं दी हुई थी तो हमने ये 4 स्क्वायर खुद से प्लस किया, तो उसको आपने माइनस भी करना है। हमेशा जो भी चीज़ खुद से प्लस करें उसे माइनस करते हैं, जो मल्टीप्लाई करें उसे डिवाइड करते हैं। अब इसी तरह से ये y स्क्वायर तो एज इट इज़, लेकिन ये जो 2y है इसकी जगह हमें 2ab लिखना है, तो 2 एज इट इज़, a की जगह ये y की वैल्यू आ जाएगी और ये इनको मल्टीप्लाई करके 2y आ जाता है, यानी b की वैल्यू फिर 1 रखनी पड़ेगी हमें ताकि ये आंसर चेंज ना हो। तो जब b की वैल्यू यहाँ 1 आई तो b का स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, और ये वैल्यू हमने खुद से यहाँ पे लिखी है, ऊपर हमें 1 स्क्वायर नहीं दिया हुआ था, तो जो खुद से हमने प्लस की उसको आप माइनस भी करेंगे, और ये जो +8 है ये एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये देखें, ये जो पहले 3 नंबर हैं इनको अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x4 और फिर 4 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनाते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ये जो 3 वैल्यूज़ हैं y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू y है, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बीच में बचा हमारे पास ये -4 स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो ये -16 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 1 का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 8 एज इट इज़। अब ये जो 3 कांस्टेंट है ना 16, 1 और 8, इनको आपस में ऐड कर लें तो ये आपके पास 9 आ जाता है, और -9 को जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाता है +9, और पीछे ये 2 ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ बच गई। अब ये क्लोज फॉर्म बन गई है आपके पास, यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि सेंटर कौन सा है और रेडियस कौन सा है। तो हमने सेंटर में क्या करना होता है, वैल्यूज के साइन चेंज कर देने होते हैं, -4 और +1 को चेंज करके +4 और -1 लिख देंगे, ये सेंटर आ गया x0 y0, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 3, जो कि रेडियस की वैल्यू होगी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं सेम इसी मेथड से। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। इसका आपने सेंटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज कंप्लीट करने पड़ेंगे जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 1 नहीं है, तो उसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए दोनों का 2 है, तो हम 2 के साथ दोनों साइड्स पे इक्वेशन की डिवाइड कर देते हैं ताकि ये कैंसिल होकर 1 हो जाए। तो सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड किया, इधर से दूसरी साइड पे भी 2 डिवाइड कर दिया। 0 के साथ तो वो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 कैंसिल होकर सिर्फ x स्क्वायर बचा, यहाँ 2 और 2 कैंसिल होकर y स्क्वायर बचेगा। 2 12 24, यहाँ 12x आ गया, और यहाँ पे कटिंग नहीं होती तो उसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, अब ये इतना काम हो गया कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 बन गए। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में क्या किया था, x वाली जो टर्म्स थी वो इकट्ठी कर ली थी, y वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने ये करना है, x वाली इकट्ठी कर लें, x स्क्वायर प्लस 12x ये इकट्ठी होगी, और y स्क्वायर सिर्फ अकेला है, इसके साथ कोई दूसरा y नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखते हैं, और कॉन्स्टेंट भी वैसे ही आ जाएगा। अब इस पर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह ये x की वैल्यू आ गई, और क्योंकि हमें 12 बनाना है तो 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 यानी यहाँ पे b की वैल्यू हो गई, तो हमने यहाँ पे b का स्क्वायर भी लिखना है, 6 का स्क्वायर लिख दें। ये खुद से हमने प्लस किया है तो उसको यहाँ पे माइनस भी करेंगे, और y स्क्वायर एज इट इज़, इस पर हम फॉर्मूला नहीं कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके साथ हमें y नहीं दिया हुआ। ठीक है, सिर्फ y स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ऊपर y स्क्वायर था उसके साथ हमें y की वैल्यू भी दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमें y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो उसको वैसे ही रहने दें, और कांस्टेंट भी वैसे ही रहेगा। अब ये जो 3 नंबर्स हैं पहले, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर बनता है, यानी a और 2 के साथ प्लस है और b की वैल्यू 6 है, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर ओपन करें 36 और y स्क्वायर और माइनस 81/2। अब कांस्टेंट यहाँ पे 2 हमारे पास आ गए, 36 और 81/2, दोनों को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, दोनों के साइन जाके प्लस हो जाएंगे, इनका एलसीएम ले लें। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 36 2 72, 72 प्लस 81 करेंगे तो 152, और नीचे दोनों को क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा। और इस साइड पे देखें
तो अब हम इजीली सेंटर बता सकते हैं। जैसे यहाँ से आ गया -6 x0 की वैल्यू और y0 के वैल्यू नहीं दी हुई हमें इसके साथ, तो वो हो जाएगी 0। और रेडियस का स्क्वायर रूट लेना होता है हमने, क्योंकि ये r² की वैल्यू होती है, तो r की वैल्यू के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर 9 था तो उसका स्क्वायर रूट लिया तो 3 आया। यहाँ पे 153/2 है, उसका स्क्वायर रूट लें। अब उसमें क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आता है तो इसलिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है डीजेनरेट केसेस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो रेडियस है यानी r² है, उसको अगर हम सपोज कर लें k के इक्वल, यानी उसको एक नाम दे दिया हमने वेरिएबल k का। अब 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि k या तो 0 से बड़ा हो सकता है यानी पॉजिटिव हो सकता है, या 0 के इक्वल हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है यानी नेगेटिव हो सकता है। तो k यानी जो रेडियस का स्क्वायर है वो अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ है वो एक सर्कल है और उसका कोई ना कोई सेंटर भी है जिसे हम x0 y0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका रेडियस है जिसे हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। और अगर k 0 आ जाता है, k 0 आने का मतलब है रेडियस 0 हो गया। रेडियस 0 होने का मतलब है कि उसके सेंटर से हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से आप जब डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना तो वो रेडियस होता है। तो जब आप रेडियस को 0 कह रहे हैं, इसका मतलब है आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे, ये आपका सेंटर है और इससे आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, इसलिए r 0 है। ठीक है, अब डिस्टेंस जब ट्रैवल नहीं किया तो इसका मतलब है सर्कल सिर्फ इतना सही है, एक सिंगल पॉइंट है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो उसका सोल्यूशन है वो x जो है वही x0 की वैल्यू होगी, y जो है वही y0 की वैल्यू होगी, और जो ग्राफ है वो एक सिंगल पॉइंट होगा जो कि x0 y0 पे लाई करता है, क्योंकि हमने रेडियस यानी वो जो k की वैल्यू है वो 0 ली है। अब k नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव का मतलब है कि माइनस में आ गया, लेस देन 0 माइनस होता है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी k की वैल्यू नेगेटिव दी हो तो आप वहां से देखते ही बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई रियल ग्राफ नहीं है और ना ही इसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नीचे एग्जांपल्स देखें, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और बताएं कि इसकी नेचर क्या है ग्राफ की। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि देखते ही पता चल रहा है कि k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो अभी हमने ऊपर देखा जब k की वैल्यू नेगेटिव होती है तो कोई रियल ग्राफ और कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल सोल्यूशन एंड नो ग्राफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें इक्वल टू 0 आ गया। इक्वल टू 0 का मतलब है कि ग्राफ एक सिंगल पॉइंट होगा, ये अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब k की वैल्यू यहाँ 0 है तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है वो एक सिंगल पॉइंट है और इसमें x0 y0 की वैल्यूज जो हैं वो हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करके लिख देंगे। -1 है तो वो +1 चला जाएगा और +4 है तो वो -4, यानी 1 -4 उसका सेंटर है और जो ग्राफ है वो एक सिंगल पॉइंट है एट 1 -4। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो 2 हो, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है y = ax² + bx + c। ऊपर हमने लीनियर की भी पढ़ी थी या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी पढ़ी थी जिसमें मैक्सिमम पावर 1 होती है। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है और ax² + bx + c की फॉर्म में हम उसे लिखते होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है, ये आपने बात याद रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। अब वो पैराबोला पॉजिटिव अपवर्ड भी ओपन हो सकता है, ठीक है, और डाउनवर्ड भी ओपन हो सकता है। अगर वो अपवर्ड ओपन हो रहा है तो इसका मतलब है कि a जो है वो पॉजिटिव है। a पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये जो x² का कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि जो a की वैल्यू है ना ये नेगेटिव है, यानी x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे देखें सिमेट्रिक का क्या मतलब है, ये आई थिंक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी जो फिगर है या कोई भी ग्राफ है वो सिमेट्रिक कब होता है कि अगर आप उसे सेंटर से कट करें तो दोनों साइड पे सेम शेप हो। तो इस पैराबोला को अगर आप यहाँ से कट कर दें y एक्सिस के अलॉन्ग तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड पे सेम है। ठीक है, इसे भी अगर आप यहाँ सेंटर से कट करते हैं तो ये दोनों साइड्स पे सेम है। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि पैराबोला जो है वो एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि परपेंडिकुलर है। उसका
उसके बाद है जी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है -b/2a। अब b और a क्या है, यही जो इक्वेशन में दिए हुए थे ना आपको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और x का कोएफिशिएंट b होता है, तो वो a और b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाता है वर्टेक्स का, ठीक है। और ये हाईएस्ट पॉइंट होगा अगर a लेस देन 0 है और लोएस्ट पॉइंट होगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये देखें, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये x की वैल्यू है, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट है, और अगर a लेस देन 0 है तो ये x की वैल्यू है जो कि क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ से आपने याद रखना है, अगर a लेस देन 0 हो तो x कोऑर्डिनेट हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और a अगर ग्रेटर देन 0 हो तो x कोऑर्डिनेट लोएस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड वर्टेक्स ऑफ दिस। वर्टेक्स का मतलब है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब x का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया -b/2a। इक्वेशन आपको दी हुई है -x² + 4x - 5। तो यहाँ से आप देखें कि x के साथ x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। x का कोएफिशिएंट 4 है, यानी b की वैल्यू ये माइनस फॉर्मूले का और b की 4। तो ये सिंप्लीफाई करके वर्टेक्स आपके पास 2 आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी थी तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आप बुक पे देख सकते हैं, पेज नंबर 55 पे। उसमें एक इक्वेशन दी हुई है आपको, इज इक्वल टू 24.5t - 4.9t²। तो उसका आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा -b/2a। तो अब b क्या होता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना, यानी ये सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 4.9 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 24.5 जाके माइनस होगा, प्लस s इज इक्वल टू 0। तो अब 24.5 यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, और a की वैल्यू आ गई -4.9। ये आप यहाँ पे पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2.5 सेकेंड यानी वर्टेक्स आ गया। अब दूसरे में है कि आपने हाइट फाइंड करनी है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये आपने बताना है कि ग्राफ की जो हाइट है वो हाईएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है। तो अभी हमने देखा था कि अगर a लेस देन 0 हो तो वो क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, और अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो वो लोएस्ट होता है। यहाँ पे देखें जो a है वो माइनस में है, यानी ये जो a की वैल्यू है वो -4.9 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस तरह का होगा। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी हाइट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू आपके पास आ गई थी ना, वर्टेक्स यानी t। जब x की फॉर्म में इक्वेशन होती है तो वर्टेक्स x होता है, t की फॉर्म में इक्वेशन है तो वर्टेक्स t होगा। तो यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट करें 2.5 जो हमने इधर ऊपर फाइंड की है, ठीक है। इस t की जगह भी पुट कर दें, 24.5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2.5 का स्क्वायर लेके 4.9 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास डिस्टेंस या उसकी जो हाइट है वो आ गई। सो द बॉल राइजेस 30.626 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है क्योंकि ये लेस देन 0 था, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, हमने ऊपर देखा कि पैराबोला या तो अपवर्ड ओपन हो रहा है या डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। वो तब है जब इक्वेशन x की फॉर्म में है, यहाँ इक्वेशन y की फॉर्म में, ay² + by + c। तो जब इक्वेशन y की फॉर्म में हो तो फिर पैराबोला या तो राइट साइड पे ओपन हो रहा होता है या लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा होता है, ठीक है। राइट साइड पे कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ये जो a की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे ओपन होगा, और अगर नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे ओपन होगा। और ये x एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन है, उसके अलोंग ये सिमेट्रिक होता है, यानी ऊपर और नीचे सेम है। और इसे भी अगर हम यूं कट करें तो ये ऊपर और नीचे सेम है। तो अगर इक्वेशन x की फॉर्म में है, यहाँ पे x² और x हो तो पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड ओपन होगा और वो सिमेट्रिक होगा अबाउट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और अगर ये y की फॉर्म में हो इक्वेशन तो ये लेफ्ट और राइट ओपन होता है और ये सिमेट्रिक होता है अबाउट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।